हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे। जैव प्रक्रम बायो का पार्ट है, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये हम इसका पार्ट 1 हम लोग बना चुके थे, तो उसको अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसको पार्ट 1 में हम लोगों ने फिगर और क्या क्या होता है उसके बारे में सब कुछ देख लिया था, अच्छे से हम लोगों ने उसको समझाया था। तो आज उसी बेस पे हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को सेंड करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम तो क्या होता है? देखो, पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जीव धारुओं द्वारा निष्पादित मूल क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण या मेंटेनेंस के लिए आवश्यक हैं, क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो ये डेफिनेशन जो हुई वो जैव प्रक्रम की होगी। जैव प्रक्रम क्या कि जो भी जीवधारी हैं वो जो मूल निष्पादित क्रियाएं जो हम लोग बाहर निकालते हैं मल मूत्र, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। ठीक, ये जो है इसके कुछ कार्य होते हैं। नंबर 1, पोषण एवं श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, वृद्धि का विकास एवं गति एवं प्रजनन। ठीक है, ये इसके पॉइंट हैं। इन पॉइंटों को हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी को। तो नंबर 1 मेरे पास आता है पोषण, कि पोषण क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पोषण क्या होता है, उसे समझाइए। तो देखिए, पोषण क्या होता है? सभी जीवधारुओं को विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जितनी भी जीवधारी होते हैं उनको समन्वय या नियंत्रण क्रिया को जो कराने के लिए क्या होती है? एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे इस ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जीवधारी जितने भी होते हैं ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भोजन एक ईंधन होता है। भोजन क्या होता है? एक ईंधन होता है जो सभी जीवधारुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ये जीवधारुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब आप लोग एक ये सोच लीजिए, पोषण क्या होता है? पोषण वह होता है जो जीवधारुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अब पोषण के 2 भाग होते हैं, एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ और पौधे होते हैं। पेड़ और पौधे जो क्या होते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एक होता है विषमपोषी। तो विषमपोषी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे हम लोग जो हैं किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भोजन के लिए दूसरे के, जैसे हम गेहूँ है डिपेंड रहते हैं ना अनाज के पौधों पे। तो चलिए हम देखते हैं क्या है डेफिनेशन। तो पहली हेडिंग है स्वपोषी पोषण। यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। मतलब पोषण वह विधि है, स्वपोषण की वह विधि जिसमें जीवधारी जो होते हैं पर्यावरण की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे एवं स्वपोषित जीवाणुओं में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, मतलब इनके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो नंबर 1, सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक होता है, पर्ण हरित होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल। मतलब ये 4 चीज़ें कंपलसरी होती हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पौधों में पोषण। क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछा जाएगा कि पौधे जो हैं, पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं, या पौधों में पोषण को समझाइए। तो आप लोगों को यही लिखना है। क्या लिखेंगे लोग? हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे पर्ण हरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके, ठीक है, उपयोग या प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में जल और जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके साथ क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये इस प्रकार प्रक्रिया में सूर्य
सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। देखिए इसकी जो रिएक्शन है ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, याद कर लेनी है। तो 6CO2 + 6H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन। और ये 6O2 मतलब ऑक्सीजन बात। तो आप लोगों को पता होगा कि जो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, और मनुष्य जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पादपों में संचित खाद्य पदार्थ स्टार्च या मंड के रूप में होता है। क्या होता है, स्टार्च या मंड के रूप में। आप लोगों ने स्टार्च देखा, आप लोगों ने कभी किसी पोटैटो या मतलब आलू को आप लोगों ने कभी काटा होगा तो आपने देखा होगा कि आलू को जो हम लोग काट देते हैं तो उसकी परत पे देखा होगा आपने पानी, चिपचिपा टाइप का पानी लगा होता है। उसी पानी को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टार्च बोलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग से क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, ये एक प्रैक्टिकल का टाइप का है। तो चलिए हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट दिखाते हैं। अगर आप लोग करना चाहें तो इसको आप लोग अपने घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 क्या है, देखिए इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कॉटन का पौधा लेते हैं। तो आप लेके कॉटन का पौधा ले लें। अगर आपके पास कॉटन का पौधा ना हो तो आप किसी भी चीज़ का एक पौधा ले सकते हैं। इसकी पत्तियों में कुछ भागों में क्लोरोफिल होता है। इसकी जो पत्ती होती है कुछ में तो क्लोरोफिल होगा, कुछ में नहीं होगा, जबकि कुछ भागों में नहीं। ठीक। नंबर 2, पत्तियों को स्टार्च रहित बनाने के लिए लगभग 3 दिनों तक पौधे को पूर्णतः अंधेरे स्थान में रख देते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं, उस पौधे को एक अंधेरे स्थान में रख देते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ना पहुँचे। नंबर 3, अब पौधे को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखते हैं। मतलब 3 दिन तक हमको उसको अंधेरे में रखना है, उसके बाद हम उसको कहाँ रखेंगे, 6 घंटे तक धूप में रखेंगे ताकि पौधे का पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण स्टार्च बनाए। क्या बनाए, ये स्टार्च बनाए। ठीक है, स्टार्च बनता है। नंबर 4 क्या होता है, अब पौधे की एक पत्ती को तोड़कर उसे एल्कोहल में उबाल कर, एल्कोहल आप लोग सभी जानते हो जो शराब होती है उसे हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल में उबालकर उसके क्लोरोफिल को अलग कर देते हैं। जब आप लोग किसी भी पत्ते को गर्म करते हैं, उबालते हैं तो देखा आप लोगों ने उसका कलर जो होता है वो छूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमें रंगहीन पत्ती प्राप्त होती है। और वो कैसी हो जाती है, एक रंगहीन पत्ती, मतलब उसका कलर हट जाता है। नंबर 4 क्या है, ठीक है देखिए नंबर 5 है मेरे पास, रंगहीन पत्ती के ऊपर आयोडीन विलयन डालते हैं। जो रंगहीन पत्ती होती है उसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, आयोडीन विलयन डाल देते हैं। हम देखते हैं कि पत्ती का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफ़ेद भाग हो जाता है। क्लोरोफिल रहित था, नीला पड़ जाता। जो क्लोरोफिल जहाँ पे नहीं था वो भाग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। जो यह दर्शाता है कि पत्ती के इस भाग में स्टार्च उपस्थित नहीं है। मतलब जो नीला भाग होता है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे स्टार्च उपस्थित नहीं था। तो निष्कर्ष यहाँ से क्या निकलेगा, देखो निष्कर्ष निकलेगा स्टार्च बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, कि मतलब यहाँ पे ये पूछा कि अगर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है, अगर होती है तो क्यों होती है, वो हमको प्रयोग करके देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 क्या है, एक समान आकार के गमले में 2 पौधे लगा देते हैं। मतलब एक समान आकार के 2 गमलों में अलग अलग 2 पौधे लगाते हैं हम लोग। उनकी पत्तियों को स्टार्च रहित बनाने के लिए एक पौधे को 3 दिन तक पूर्णतया कमरे के अंदर रखते हैं। मतलब एक पौधे को तो हम लोग अंदर रख देते हैं और एक को धूप में रखा रहने देते हैं। अब प्रत्येक पौधे को कांच की पट्टिका पर रख लेते हैं। जो कांच की एक पट्टी होती है उसके ऊपर हम उसको रख देते हैं, तथा एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला होता है KOH में रख देते हैं। ठीक है, नंबर 3 हम लोग क्या करते हैं, देखो नंबर 3, जब अब जो पौधे होते हैं ना अलग अलग बेल जार से ढक देते हैं। मतलब अब इसको हम दूसरे जो बेल जार एक ढक्कन टाइप का होता है उससे हम लोग इसको ढक देते हैं, तथा बेल जार को पूर्णतया वायुरोधी बना देते हैं। मतलब वायुरोधी ये होता है
कि वहाँ पे कोई भी वायु नहीं पहुँचनी चाहिए। जिस पौधे के पास पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड रखा है वह बेलजार अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? वो अवशोषित कर लेती है। नंबर 4 क्या है देखो। अब दोनों गमलों को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तथा प्रत्येक पौधे को एक पत्ती को तोड़कर उनके क्लोरोफिल को अलग करने के लिए उन्हें अल्कोहल में उबाल देते हैं। मतलब दोनों समय एक एक पत्ती तोड़ के क्या करते हैं, उसको क्लोरोफिल अल्कोहल में उबालते हैं। ठीक। नंबर 5 क्या है देखो। अब प्राप्त रंगहीन पत्तियों को आयोडीन विलयन डालकर स्टार परीक्षण करते हैं। हम देखेंगे कि बेल जार जिसमें पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड रखा था के पौधे की पत्ती का रंग कैसा पड़ जाता है? नीला होता है, जो यह दर्शाता है कि पत्ती में स्टार्च मौजूद है। मतलब उसका काम क्या है? पत्ती में स्टार्च मौजूद है। ठीक है। तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकला? नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। जबकि बेल जार जिसमें पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड नहीं रखा था, मतलब एक गमले के पास हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन नहीं रखा था, कि पौधे की जो पत्ती का रंग है आयोडीन विलयन से नीला काला हो जाता है। मतलब किस कलर का हो जाता है? नीला और काला हो जाता है, जो दर्शाता है कि इस पत्ती में जो स्टार्च है वो उपस्थित नहीं है। निष्कर्ष क्या? स्टार्च बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति आवश्यक है। ओके। नंबर अगला देखते हैं हम लोग। हेडिंग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो माल क्या क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 आता है, पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं क्या होता है। देखो नंबर 1 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? CO2 बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम इसको। पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म रंध्रों, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमेटा की सतह से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, किंतु जलीय पौधे जल में विलय कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में होते हैं, वो जल में जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसी का ये लोग यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्टोमेटा क्या होता है? ये हेडिंग जो आई थी स्टोमेटा, इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखो अधिकांश चौड़ी पत्तियों वाले पौधों में स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ये पौधे के हरे तने पर भी पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा 2 द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। जब अंतःपराशरण क्रिया में जल द्वारा कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो द्वार कोशिकाएं फूलकर स्टोमेटा को खोल देती हैं। क्या करती हैं? खोल देती हैं। किंतु साएं जब बाह्य परासरण क्रिया में जल के द्वार कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़कर स्टोमेटा को बंद कर लेती हैं। चूँकि खुले स्टोमेटा से जल की एक बड़ी मात्रा बाहर निकल जाती है, अतः जब प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो जल की हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो आप लोग देखा जब प्रकाश का लाइट नहीं होगा शाम को तो जो स्टोमेटा होता है वो शाम को बंद कर देता है अपना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है नंबर 2 जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कच्चा माल जो होता है जल की भी आवश्यकता होती है। जल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल पराशरण क्रिया द्वारा भूमि से जड़ों द्वारा अवशोषित होता है, जिसे बाद में जाइलम वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश को अपनी जड़ों द्वारा खींचते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम। अगला हेडिंग है मेरे पास विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या होते हैं? यह वह पोषण है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपितु अपने भोजन के लिए दूसरे जीवधारुओं पर निर्भर रहते हैं। सभी प्राणी, अधिकांश जीवाणु एवं हरे लवक आदि पादों में पोषण की विधि द्वारा पाए। यह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं।
नंबर 1 है मेरे पास मृतजीवी पोषण। नंबर 1 क्या है मेरे पास? मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी क्या होते हैं? देखो, जीवधारी अपना भोजन मृत जीवों अथवा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे कवक। ये होता है मृतजीवी पोषण। नंबर 2 है परजीवी पोषण। तो परजीवी क्या होते हैं? देखो, जीवधारी अपना भोजन पोषण दूसरे जीवित धारियों से बिना मारे प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा, जैसे कवक होता है, जीवाणु होता है, कुछ पौधे जैसे अमरवेल है, कुछ जंतु जैसे प्लाज्मोडियम, कृमि, जोंक, जूं, खटमल, ये जो होते हैं किसी को बिना मारे ही अपना भोजन बना लेते हैं। उसका नंबर 3 आता है पूर्ण जांतविक या प्राणी समभोजी। ठीक है, पूर्ण जांतविक या प्राणी समभोजी पोषण। जीवधारी अपने शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर उसे पचाता है, फिर उसे शरीर कोशिकाओं में अवशोषित किया जाता है। जैसे अमीबा होता है, मानव होता है, अधिकांश प्राणी, मतलब जितने प्राणी होते हैं वो टोटल सभी होते हैं, 1-2 को छोड़कर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगली हेडिंग है मेरे पास अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण हम लोग देखते हैं ये कैसे अपना भोजन बनाता है। अमीबा में पोषण की विधि प्राणी समभोजी प्रकार की होती है। अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, बनाकर भोजन ग्रहण करता है। यह भोजन व साथ में क्रिया कर जल अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका होती हैं उनमें पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? ये रिक्तिका में। अब आसपास के कोशिका द्राव्य से एंजाइम इस खाद्य रिक्तिका में प्रवेश कर भोजन को पाचन करते हैं। पचा हुआ भोजन विसरण क्रिया द्वारा कोशिका द्राव्य में अवशोषित कर लिया जाता है। अपचयित भोजन को निकालने के लिए अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, जो भोजन निकालने के लिए इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। किसी भी स्थान पर उसकी कोशिका झिल्ली एकाएक फट जाती है और अपचयित भोजन शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। मतलब एक निश्चित टाइम के बाद इसकी झिल्ली अपने आप से क्या होती है? फट जाती है और वो भोजन को एक जगह पे निकाल देती है। आगे देखते हैं हम लोग। पैरामीशियम में इसके पच्छम्बों के द्वारा मुक्त पहुंचाया जाता है, बाद में इसको भोजन पान कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मनुष्य में पोषण। ये इम्पोर्टेंट है मनुष्य वाला। ठीक, मनुष्य भोजन कैसे करता है तो वो उसका पूरा डिटेल है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। मानव आहार नाल जो मुख से मलदार तक फैली होती है। मानव के अंदर एक नाल होती है, आहार नाल, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह मुख से मलदार तक फैली होती है। लगभग 9 मीटर लंबी होती है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर लगभग। मानव पोषण के विभिन्न चरण होते हैं। नंबर 1 होता है अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या होता है? देखो, मानव में भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा किया जाता है। मतलब जब हम भोजन को खाते हैं मुख से, उसको हम लोग बोलते हैं। नंबर 2 आता है मेरे पास पाचन। ठीक, अब आता है पाचन। पहले भोजन को हम लोग खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसका पाचन। तो पाचन में भी हेडिंग है। तो नंबर 1 क्या है? मानव में भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मानव जैसे ही भोजन को मुख में लेता है उसको पचाने की क्रिया वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बाद दांत भोजन को काटते, चबाते और पीसते हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में मौजूद लार एमाइलेज क्या होता है? लार एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। किस में बदल देता है? ये शर्करा में बदल देता है। नंबर 2 है इसी में। ग्रस नली भोजन को क्रमाकुचन गति, क्रमाकुचन गति को हम लोग बोलते हैं संकुचन या प्रसरण, द्वारा अमाशय तक पहुंचाती है। अमाशय की भित्ति में मौजूद जठर, जो अमाशय की भित्ति होती है उसमें मौजूद जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा होता है। क्या होता है? 3 अम्ल होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा होता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। जो पेप्सिन होता है वो अणुओं को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, किंतु यह अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। किस में कार्य करता है? ये अम्लीय माध्यम में।
जठर रस में पाए जाने वाला श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की भित्ति को नष्ट होने से बचाता है। अब आंशिक रूप से पचित भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है और इसके बाद क्या होता है, जो मेरा भोजन पच जाता है वो वहाँ से बड़ी आंत से निकले कितने पहुँच, छोटी आंत में पहुँच जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 3 है मेरे पास कि आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होती है, जो आहार नाल होती है वो सबसे बड़ा भाग होती है, जो लगभग 6.5 मीटर, कितनी 6.5 मीटर लंबी होती है। सेलुलोज खाने वाले शाकाहारी प्राणियों में यह काफ़ी लंबी होती है। जो प्राणी शाकाहारी होते हैं उनमें यह काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि सेलुलोज को पचाना थोड़ा कठिन होता है। जो सेलुलोज होता है उसको पचाना थोड़ा कठिन होता है, जबकि आसानी से पचने वाले मांस को खाने वाले प्राणियों, जैसे मांसाहारी जो होते हैं, मांस खाते हैं, उनमें ये काफ़ी छोटी होती है। मतलब जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें ये काफ़ी छोटी होती है और शाकाहारी लोगों में यह बड़ी होती है। आगे देखते हैं हम लोग। मानव में छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। जो मानव की छोटी आंत होती है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन वहीं पे होता है। यह निम्न प्रकार होता है। चलिए देखते हैं, हम इसके प्रकार देख लेते हैं एक बार। नंबर तो नंबर आ हेडिंग हमारे पास दी गई है कि छोटी आंत में 2 ग्रंथियों का स्त्राव होता है। मतलब छोटी आंत होती है उसमें 2 ग्रंथियों का स्त्राव होता है, यकृत एवं अग्नाशय। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत एवं अग्नाशय बोलते हैं। यकृत पित्त रस का स्त्रावण करता है। जो पित्त रस होता है उसका क्या करता है, स्त्रावण करता है। यह पित्ताशय में संचित होता है। इसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, देखो, अमाशय से आने वाले भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना। जो अमाशय से जो भोजन आता है उस भोजन को क्षारीय बनाना, ताकि अग्नाशयी एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। नंबर 2 पॉइंट है मेरे पास, भोजन में उपस्थित वसा के इम्लसीकरण। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप लोग। इम्लसीकरण में सहायता करता है, अर्थात पित्त वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, ठीक है, ताकि एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। उसके बाद अग्नाशयी रस का स्त्रावण करता है, जिसमें पाचक एंजाइम जैसे अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेस ये होते हैं। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का, एवं लाइपेस होता है वो इम्लसीकरण वसा का पाचन करता है। मतलब इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। उसके बाद नंबर बा हेडिंग है, मतलब बी, यहाँ पे छोटी आंत की भित्ति में मौजूद ग्रंथियाँ आंत्र रस का स्त्रावण करती हैं, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तथा वसा को अंतिम रूप में बस ये हम लोग ग्लिसरॉल में किस में चेंज करता है, ये ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, ठीक है, ग्लिसरॉल में। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर पे क्या है, देखो, ठीक है, 3 नंबर पे अवशोषण। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भोजन पचने के बाद क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत का क्षेत्र मुख्य होता है। छोटी आंत में हजारों सूक्ष्म अंगुलीनुमा प्रवर्ध बिलाई होते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बिलाई होते हैं। इन प्रवर्धों में रक्त वाहिकाओं की प्रचुरता होती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं, पचे हुए भोजन का अवशोषण करती हैं। उसके बाद स्वांगीकरण, ठीक है, नंबर 4 रेटिंग क्या चलता है, फिर स्वांगीकरण होता है। तो रक्त द्वारा अवशोषित भोजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है, जहां इस भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पचे हुए भोजन का वह हिस्सा जो तुरंत उपयोग में नहीं आता, शरीर द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में यकृत को संचित कर दिया। मतलब वह भोजन जो पूरी तरीके से नहीं पच पाता है, उसको ग्लाइकोजन द्वारा दोबारा से वही पहुंचा दिया जाता है। नंबर 5 हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है, बहिक्षेपण या मल त्याग। जो हम लोग मल का त्याग करते हैं, टॉयलेट और लेटरिन जाते हैं ना, तो वो होता है मल क्षेपण या
मल त्याग। भोजन का वह हिस्सा जिसका पाचन नहीं हो पाता बड़ी आंत की ओर खिसका दिया जाता है, जहां उपस्थित प्रवर्ध इस अपचयित भोजन से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अतः यह अपचयित भोजन मलाशय में आ जाता है, जहाँ से इसका मल के रूप में मलद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हेडिंगें थी भोजन को पचाने के लिए। तो भोजन कैसे पचाया जाता है, कैसे खाया जाता है, ये हम लोगों ने इसमें बता दिया। उसके बाद हेडिंग अगली है मेरे पास दंत क्षरण। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखें दंत क्षरण क्या होता है। देखो, जब हम मीठा भोजन करते हैं तो हमारे मुख में जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल पहले तो दांतों के इनेमल से, बाद में डेंटिन से कैल्शियम लवणों को विलय करके कुछ समय बाद दांतों को छोटी छोटी गुहिकाओं में बना देते हैं। ये क्या करते हैं, जब हम कुछ ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं तो ये क्या होता है, दांतों के जो अंदर की जो गुहिकाएँ होती हैं वो धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। इन गुहिकाओं का बनना ही क्या कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्ल दांत के अंदर तंत्रिकाओं सिरों को उत्तेजित करके दंतशूल पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, दंतशूल पैदा करते हैं। यदि दांतों को रोज साफ नहीं किया जाए तो उन पर दंत प्लांक बन जाता है। जैसे आपने देखा पायरिया टाइप की लग जाती है। यह दंत प्लांक जीवाणुओं व भोजन के कणों की चिपचिपी पीली परत होती है, जो क्षारीय लार को दंत सतह तक पहुंचाने से रोकती है, जिसमें जीवाणु द्वारा बनाया गया अम्ल उदासीन नहीं होता। फलस्वरूप दंत क्षरण होने लगता है। क्या होता है ना, इसके बाद क्या होता है, दंत क्षरण होता है। भोजन करने के लिए हमें रोज दांतों को ब्रश से साफ करने से दंत प्लांक दांतों के ऊपर नहीं जमता, जिससे दंत क्षरण भी नहीं होता। तो हम लोगों को फ्रेंड्स भोजन करने से पहले क्या करें, दांतों को साफ करना चाहिए और भोजन के बाद भी एक बार दांतों को साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है, दंत क्षरण की जो क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग श्वसन के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।